नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉब्लम के बारे में कि जो आपका इलेक्शन कमीशन था उसके सामने क्या क्या मुख्य समस्याएं थी। तो अगर मैं इसकी प्रॉब्लम की बात करूँ तो इसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी इलेक्शन कमीशन के सामने। फर्स्ट वन इसकी पॉपुलेशन की। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन कुछ ये नहीं थी कि 1% है या 1 करोड़ पर्सन है, मतलब एक 17 करोड़ की पॉपुलेशन उसके सामने थी। और आप किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट यहाँ करने वाले थे। तो अगर हम पॉपुलेशन को किस बेसिस पे देखें और किस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में उनको डिवाइड करें ताकि हमारा जो इलेक्शन है वो काफ़ी आसानी से हो सके और इक्वली जो मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर कर जो वोटिंग काउंटिंग का टाइम आएगा वो ज़्यादा प्रेशराइज किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे ना हो। सेकेंड वन, यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी। एक 17 करोड़ के वोटर में से सिर्फ जो 15% लोग हैं वहीं पढ़े लिखे हैं, रेस्ट ऑफ द नहीं है। और दूसरा, आपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी पर्सनस हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब महिलाएं हैं, तो हमने उनको भी राइट टू वोट दिया। जबकि एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज ही नहीं है कि मुझे किस तरीके से वोट डालनी है और मेरे लिए कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको हम किस तरीके से इनरोल करें, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री थी जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी शुरू की। इनफैक्ट जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो वो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड भी हैं और उन्होंने वहाँ पर वुमेन को राइट नहीं दिया है, राइट टू वोट का। लेकिन इंडिया ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर कर दूसरे जो पर्सनस हैं अदर कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजर्स, मैगजीन्स हैं या फिर वहाँ के लोग हैं, उन लोगों को मौका मिल गया था इंडिया को क्रिटिसाइज करने का। नेक्स्ट वन, डिलिमिटेशन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे किस तरीके से हम बाउंड्री सेट करें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके अलावा जो इलेक्टोरल रोल्स है, मतलब मतदाता सूची है, वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाए। देखो, ये मतदाता सूची प्रिपेयर करना बहुत बड़ा काम था क्योंकि इसमें हमें एज भी देखनी थी कि जो इंसान 21 साल तक की एज का है वही मतलब इलेक्टोरल रोल्स में आ सकता है। दूसरा, 40 लाख महिलाएं, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ तो 40 लाख महिलाओं को रजिस्टर ही नहीं किया गया क्योंकि वो किसी की वाइफ, किसी की बेटी, इस तरीके से उनके डबल डबल नेम कहीं मिल रहे थे। एक वो प्रॉपर यही डिफाइन नहीं हो रहा था वो किस एरिया से बिलोंग करती हैं। तो हम एरिया के अकॉर्डिंग एक मतदाता सूची बनाते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आई। और फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल पे ऐसा इलेक्शन होने वाला था जिसमें लोकसभा के लिए हम लोग इलेक्शन करवाने वाले थे और विधानसभा के लिए इलेक्शन कराने वाले थे। इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने फर्स्ट टाइम इतने बड़े इलेक्शन को हैंडल करने के लिए 3 लाख ऑफिसर्स को सबसे पहले ट्रेंड किया और बताया कि इस पोलिंग स्टाफ को कि किस तरीके से तुम्हें वर्क करना है, किस तरीके से पर्सन्स आएंगे और जो बॉक्सेस हैं उनमें किस तरीके से नेम लिखकर, और जो पर्सन्स मतलब अब अनएजुकेटेड है, कईयों को तो नाम ही लिखना नहीं आता था, तो आपको उनकी किस तरीके से हेल्प करनी है, उन्हें कैसे बताना है कि आपको वोट डालनी है। तो इन सब चीज़ों पर पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ और दूसरा टाइम भी सबसे ज़्यादा लगा। लेकिन अगर मैं एक आफ्टर इलेक्शन की बात करूं, जो एक इतना लंबा प्रोसीजर था 25 अक्टूबर से लेकर और जो आपका 21 फेब टू 1952 तक का टाइम पीरियड था, उसमें एक सबसे बड़ी सक्सेस मिली, एक सबसे बड़ी सफलता मिली। वो क्या थी? जो इलेक्शन है वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर आपका 21 फेब 1952 तक हुआ, जिसको हम 1952 का जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कंप्लीट आपका 1952 में हुआ था। इसके अलावा लैंडमार्क, ये एक ऐसा इलेक्शन था पूरे इतिहास में कि जिसने अपनी एक छाप अलग ही छोड़ी थी। पहला, पर सीट पर मतलब जो एक सीट है उस पर कम से कम भी 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे। दूसरा, 50% वोटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तीसरा, यहाँ पर जो रिजल्ट आया था वो सेटिस्फैक्शनरी आया था, मतलब जो रिजल्ट आया, जो कांग्रेस पार्टी 74% मतलब उसको मिली तो 45% वोट थी, लेकिन उस 45% से उसने ऑल ओवर इंडिया में 74% चीज़ों जो आपकी सीट्स है उन पे अपना कब्जा जमा लिया। और जो दूसरी पार्टी सीपीआई पार्टी है उसको 10% वोट मिली और उसके बेसिस पे उसको 3% सीट ही मिल पाई। तो अगर इसके रिजल्ट को देखा जाए तो इतना ज़्यादा गैप था कि जिसको देखकर कभी ये नहीं हुआ कि ये इसमें किसी तरीके का करप्शन किया गया है। तो रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फैक्शनरी था। और जब इसका रिजल्ट आया था तो पूरे के पूरे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड की और अलग कंट्रीज़ में भी इस चीज़ के लिए काफ़ी तारीफ़ की गई थी कि इंडिया ने एक पुअर पर्सनस और अनएजुकेटेड पर्सनस के साथ मिलकर एक काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट को पावर में, अपनी रूलिंग गवर्नमेंट में लेके आए। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर
फर्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले और बाद की जो सिचुएशन थी हम उसको देखेंगे। पहला, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमें कंडक्ट कराने से पहले बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में ये एक ऐसा जुआ था कि हम पता नहीं इसमें जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि वही पुअर और हम लोग ऐसे लोगों के साथ, अनएजुकेटेड लोगों के साथ एक रोल प्ले करने वाले थे। अगर इसके अलावा ऑर्गेनाइजर जो एक मैगजीन थी उसने कहीं ना कहीं नेहरू के द्वारा जो ये चीज़ें थी उसको क्रिटिसाइज़ किया कि नेहरू ये गलत कर रहे हैं, पूरी की पूरी ऑल ओवर द कंट्री को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर और इतना बड़ा इलेक्शन कराना। और प्रॉब्लम जो थी वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सामने प्रॉब्लम थी कि इंडिया का बहुत बड़ा साइज़ है, 17 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से उन लोगों को 3,200 MLA चूज़ करने हैं और 489 MPs को चूज़ करना है, और सिर्फ उसमें से 15% लोग ही एजुकेटेड है, रेस्ट ऑफ द एजुकेटेड नहीं है। और ये जो एक डेमोक्रेसी है जिसको तुम उसका टेस्ट ले रहे हो डेमोक्रेसी का, किसके बेसिस पे ले रहे हो कि पुअर पर्सन और जो इलिटरेट पर्सन है वो उस क्वेश्चन पेपर को बना भी रहे हैं और सोल्व भी वही कर रहे हैं, मतलब वोट देने का राइट उन्हें ही है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके। और इन दोनों के बेसिस पे, पुअर और इलिटरेट के बेसिस पे तुम्हें डेमोक्रेसी को सेटल करना था। लेकिन जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद की सिचुएशन क्या थी? इलेक्शंस बिकम ए लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी। पूरी की पूरी जो डेमोक्रेसी में ये एक सबसे बड़ा इतिहास हमारे सामने आया था कि उन्होंने एक ऐसा लैंडमार्क, एक ऐसी छाप छोड़ी थी पूरी वर्ल्ड में, इट्स नॉट ओनली इन द इंडिया, कि देखो पुअर और इलिटरेट लोगों के साथ इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दिया। इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव, और इलेक्शन काफ़ी कॉम्पिटिटिव था। मैंने बताया कि एक सीट पर 4 कैंडिडेट आकर खड़े थे। लेवल ऑफ द पार्टिसिपेशन वॉज एनकरेजिंग, मतलब नेहरू ने बार बार जाकर अलग अलग कैंपेजियन, मतलब मोर्चे निकाल कर लोगों को मोटिवेट किया कि आइए और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अलावा रिजल्ट्स वर एक्सेप्टेड एज फार इवन बाय लूजर्स ऑल्सो, मतलब जो रिजल्ट था ना उसको देखकर कभी भी ना तो लूजर को ये लगा कि ये करप्शन है, बल्कि उनको ये लगा कि बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से इन इलेक्शंस को कराया गया है। इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड क्रिटिसाइजर्स रॉन्ग, और कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस डेमोक्रेसी को सेटल कर कर अपनी एक रूलिंग गवर्नमेंट को लाकर जो क्रिटिसाइजर्स थे उनको प्रूव कर दिया कि आप गलत थे और हम सही है। हमने अपने यहाँ पर नॉन डेमोक्रेसी को ना लाकर डेमोक्रेसी को सेटल कर दिया। इसके अलावा इलेक्शंस प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिसाइज्ड इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी प्रूव किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पर जो पुअर और इलिटरेट पर्सनस हैं आप उसके साथ किसी तरीके का वर्क नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप उनके साथ अपना एक नया सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, आप उन्हें सिखा सकते हो कि इलेक्शंस किस तरीके से होंगे। इनफैक्ट कहने की बात इतनी है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जो किसी चीज़ को सीख नहीं सकता है, चाहे उसमें कोई स्टूडेंट ही ऐसा क्यों ना हो जो काफ़ी वीक है, उसे भी हम सिखा सकते हैं, उसे भी हम मोटिवेट करके उस लेवल तक ला सकते हैं कि वो एक अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो यहाँ पर पुअर और जो इलिटरेट पर्सन है अगर हम उन्हें गाइड करें तो वो बिल्कुल डेफिनेटली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज़ करना है, कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत है।